अगर मैं सपोज मेरे को अगर ये प्रोसेस स्टार्ट कराना है और मैं ना खुद की कुंडली बिल्कुल नहीं जानना चाहता, मेरा पता नहीं क्यों बचपन में एक विचार बन गया था, मेरे को मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानना, जो होगा थपेड़ा हम खा लेंगे, श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के चलते रहेंगे। और ये चीज़ मैं सिर्फ उस सेंस में नहीं कह रहा, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ता था तो हमारी क्लास में ना कभी कभी पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ करते थे कि आप ये फॉर्म भरो, इससे आप पता लगेगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है। मैं वो भी मना कर देता रहा, मेरे को नहीं जानना यार, मैं पता नहीं क्या है, मेरी अजीब चिड़ है। सपोज ये आता है आपके पास, इसको कुछ जानना है, क्या प्रोसेस होगा कि मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास या आपके पास आया हूँ, किस तरीके से चीज़ें होती है, व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस ये है कि आप आएंगे, आपके बर्थ चार्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या डेट है तेरा? डेट ऑफ बर्थ बोल। 1 जुलाई 1999। ठीक है, हाइपोथेटिकल। तो इनका 1 जुलाई 1999 एक बर्थ टाइम होगा, एक बर्थ प्लेस होगा, ठीक है। और उसके बाद एक बर्थ चार्ट बनेगा, ठीक है। फिर आप मेरे सामने बैठोगे, मैं आपसे कम से कम 10 बातें पूछूंगा जो आपके पास से रिलेटेड होंगी, ठीक है। जैसे कि 16 से 18 साल में फेल हुए थे, ठीक है। अरे नहीं, ये अभी मैं वैसे कह रहा हूँ, सपोज ठीक है। 16 से 18 साल में एजुकेशन में फेल हुए थे, क्या पिछले साल आपने घर बदला, ठीक है। शादी में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि शादी में इश्यूज़ हैं। इस तरह के मैं 10 सवाल पूछूंगा। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं ये चाहूँगा कि 8 सही आंसर आने चाहिए, ठीक है। 2 गलत भी हो जाएं, इट्स ओके। उससे मुझे ये पता चल जाएगा ये कुंडली इसी बंदे की है, ठीक है। क्योंकि कई बार होता ना कि हमें टाइम पता नहीं होता। एक भाई साहब आए थे, वो कह रहे थे मेरा बर्थ टाइम है डिनर का टाइम, ठीक है। खाना खाते भाई सोच पापा ने घर पे क्या बोला, कितने बजे पैदा हुआ, डिनर के टाइम। कह रहा था जब मैं पैदा हुआ तो उस समय हमारे यहाँ डिनर हुआ करता था, ठीक है। सो इवन कुंडली जो होती है ना, वो कुछ मिनट्स में बदल जाती है, ठीक है। तो ये पूछना ज़रूरी होता है, और इससे इनको ये होगा कि यार मैं सही जगह आया। अगर मैं इनसे 10 सवाल पूछ रहा हूँ, ये कह रहे नहीं ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो या तो चार्ट खराब या तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला प्रोसेस यही होगा। और हर एस्ट्रोलॉजर ये चाहता है कि पहले मैं आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाऊं, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेथ और विश्वास से जुड़ी हुई है, बिलीफ से जुड़ी हुई है। और जब आपका बिलीफ आएगा ना मेरे ऊपर, तब मैं कहूँगा अच्छा अब पूछो आपको क्या पूछना है, ठीक है। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपने आप को वो कर दिया कि भाई मुझे आता है, मुझे अपना सब्जेक्ट की नॉलेज है, मैंने बिना तुम्हारी हिस्ट्री जाने तुम्हारे बारे में बताया है। अब तुम पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो ये पूछेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, शादी कब होगी, ऑल दैट, वो सबका आंसर वहाँ मिलेगा। देन उसके बाद आता है पार्ट एक रेमेडीज़ का। रेमेडीज़ इज़ बेसिकली लाइफ को कैसे जियोगे आप तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो प्रेशर में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शांति में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आप इनको ना रिप्लेस कर दो तो ये अपने करियर में परेशान होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हम इनको गाइड करेंगे और वो लिख कर जाएगी कि आप इसको थोड़ा अपनाइए। और फिर होगा कि आप मुझे आज से 3 या 6 महीने बाद अपने मन से एक बार फ़ोन करना, ठीक है, जस्ट टू गिव मी अ फीडबैक कि मैंने कैसा, मेरी बताई गई बातों से आपका क्या भला किया या क्या बुरा किया। आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे बुरा लगेगा यार कि सालों की प्रैक्टिस, इतना नाम, और उसके बाद भी मेरा काम नहीं किया। और जब फीडबैक दोगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा। थोड़ा शॉक वैल्यू वाला सवाल है, बट मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ। आपने मेरे को बोला कि जो ये 7, 8, 9 सेलेस्टियल बॉडीज है, इनका इम्पैक्ट रहता है, ये तो बड़ी दूर है, नेपट्यून यूरेनस तक तो हम बहुत ही दूर पहुंच गए। हाँ, अच्छा, उससे नज़दीक हमारे पास एक सपोज मार्स का मून भी है कहने को तो, और उससे भी नज़दीक आ जाओ तो टेरिटरी में आ जाते हैं कि आपने कल चटनी खाई थी, अब आप परसों अचार खाना। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर सब चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं तो ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती होंगी कि मेरे आसपास क्या। चलो हो सकता है चटनी और अचार बड़ी छोटी चीज़ है, पर इंडियन ओशन की दशा उस टाइम पे ये थी, या हिमालय में कैलाश पर्वत पे इस तरीके से धूप पड़। पर आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं इंक्लूड होती? इसका आंसर ये है प्रखर कि सूर्य देखते हो आप, सूर्य, हाँ, सन, हाँ, बहुत दूर है कि पास है, बहुत दूर है जी, इफेक्ट करता है हमें जी, हाँ। सो ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स भी करते हैं, ठीक है। हमने अभी रिसर्च कर रखी है सूर्य की और मून की, बाकियों की रिसर्च हम पर है नहीं, ठीक है। पर इसकी ये गारंटी नहीं है कि वो काम नहीं, जो चीज़ हमें आज नहीं पता डजंट मीन कि वो है नहीं, ठीक है। सो शायद बाद में पता चल जाए, ठीक है। सो ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा चटनी वाले का आंसर, ठीक है, ये वही चीज़ है, ठीक है, कि ऑडियंस चाह रही है कि कुछ ऐसे हो जाए तो देने वाले भी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। तो किस टाइप के सोल्यूशन लेजिटिमेट होते हैं? सोल्यूशन जो लेजिटिमेट होते हैं, सबसे डोनेशंस बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। डोनेशन ही क्यों? डोनेशन से आपके गुड कर्मा क्रिएट होते हैं,
ठीक है, अच्छी कर्मा क्रिएट होते हैं। फिर सेवा, सेवा जैसे आप देखोगे ना कि बड़े से बड़े लोग बड़ी से बड़ी गाड़ी से गुरुद्वारे में उतरते हैं और जूते साफ करते हैं, जूते सही करते हैं, ये सेवा है। और इसका लॉजिकल भी समझो ना, लेट्स सपोज मैं बहुत हज़ारों करोड़ों का मालिक हूँ और मैं गुरुद्वारे में जाके जूते साफ कर रहा हूँ या उन्हें अरेंज कर रहा हूँ, मेरे ईगो का क्या हाल है? क्या हाल है, मतलब गया है मेरा ईगो। ठीक है, ठीक। तो ये सेवा से ये भी होता है। आपने एक बहुत सिंपल सी रेमेडी सुनी होगी, सूर्य को जल चढ़ाना। ठीक है, देखा भी बहुत लोगों का होगा। इसका लॉजिकल वे ये है कि सूर्य को जल 2 बजे उठ के नहीं चढ़ाना है कि आज आँख में कीचड़ उठा, 2 बजे आँख खुली तो अब चल के जल चढ़ा दे रहे हैं सूर्य भगवान को। नो, सूर्य को जल चढ़ाना है सुबह 5 से 6 बजे के बीच में, वो मॉर्निंग का जो टाइम होना है। वैसे तो लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाओ, पर फिर भी मैं कह दे रहा हूँ सेवा साइड 5 से 6 बजे चढ़ाना है। 5 से 6 बजे उठोगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, उसके बाद छत पे या पार्क में या बालकनी में जाओगे, सूर्य को जल चढ़ाओगे। ठीक है, दिस इज़ क्रिएटिंग अ डिसिप्लिन। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे मैं आपको बोलूँगा आप नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं उसमें रिलीजन या रेमेडी या आपका भला जोड़ूंगा तो आप करोगे। फॉर एग्जांपल, ज्योतिष में कहा जाता है ना कि गाय को गुड़ खिलाइए या गाय को रोटी खिलाइए। ठीक है, अभी अगर मैं सिंपल ये बोल दूं ना कि प्रखर आप ना एक काम क्या करो, संडे को गाय को गुड़ खिलाया करो, गाय को रोटी खिलाया करो। ठीक है, आप इधर से सुनोगे, इधर से निकालोगे, इधर से गुड चांस। लेकिन अगर मैं बोलूँगा प्रखर, अगर पॉडकास्ट 10 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए इसी साल, तो संडे को लाल गाय ढूंढना और उसको 2 रोटी खिलाना, क्या हुआ, चीज़ें स्पेसिफिक बना दी। काम मैंने अभी भी वही करवाया जो पहले करवा रहा था, लेकिन अब शायद आप ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को करोगे। तो कई बार ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो इस तरह से भी चीज़ें बताते हैं कि आप ना मेरे सिंपल भाषा में तो नहीं करने वाले। ठीक है, आप ऐसे करोगे तो मुझे तो काम करवाना है ना, मुझे तो आपको बैक टू द रूट्स लेकर जाना, मुझे तो आपको एनिमल वेलफेयर करवाना है। ठीक है, तो ऐसे भी रेमेडीज बताई जाती है। एक डोनेशंस होते हैं। ठीक है, डोनेशन से गुड कर्मा क्रिएट होते हैं, ईगो लॉस लूज होता है, डिसिप्लिन क्रिएट होता है कई सारा। ठीक है, और जब आप एक फिलॉसफी है ना कि अभी इस कमरे में हम पूरा भर दें, ठीक है, तो कुछ और आने की जगह नहीं बचेगी। इट इज़, ये आपका माइंड भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है हम सब कुछ सीख गए तो कुछ नया नहीं आप सीख पाते हो, तो थोड़ा निकाला जाता है। ठीक है, और माइंड के लेवल पे आप सिखाते हो। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हो, तो इट इज़ लाइक दैट ऑल। दूसरी चीज़ होती है कि सेवा, सेवा में आपके माता पिता की सेवा भी आ गया, अच्छा व्यवहार भी उसी में आ जाता है। तीसरी चीज़ें होती हैं जैसे क्रिस्टल्स पहनना या जेम स्टोन पहनना, ये कलर थेरेपी के अंदर आते हैं, क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स। रुद्राक्ष पहनना, रुद्राक्ष इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। रुद्राक्ष पहनने से इंसान की लाइफ विद इन अ ईयर बहुत चेंज होती है। ठीक है, जिन्होंने पहना है उनको पता है ये बात। रुद्राक्ष भगवान शिव का एक अंश है। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है उसे लक्ष्मी रुद्राक्ष बोला गया, और ये शनि की 7.5 के लिए बड़ा इफेक्टिव रुद्राक्ष है। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान रुद्राक्ष बोला गया इसको, और ये नज़र बचाने के लिए बड़ा अच्छा रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष तो हर किसी को पहनना चाहिए। रुद्राक्ष किसी रिलीजन से भी रिलेटेड नहीं है। रुद्राक्ष की ब्लेसिंग धीरे धीरे काम करती है, स्लो पॉइजन होता है, ये स्लो अमृत है। ठीक है, इसको ज़रूर धारण करना चाहिए। तो इस तरह की रेमेडीज़ बाद में आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद के जो आप जो इंस्टाग्राम रेमेडीज़ हैं कि प्रकार यहाँ 58 लिख लो, ठीक है, कल अकाउंट में 10 लाख, ये वो मुझे लगता है कि ये मिसगाइड करता है। ठीक है, बीच में मैंने एक दो देखी थी ऐसी काफी अनशन। अरे ये मंत्र पढ़ लो, ठीक है, ये मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है, तो वो लाखों रुपए आ जाएंगे, ये कर लो वो कर लो, एक शब्द। तो इसमें प्लेसिबो भी काम करता है। ठीक है, और अच्छी बात है, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ प्लेसिबो से ही सही आपको फायदा हो रहा है ना, इट्स अ गुड थिंग। 100%। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो प्लेसिबो काम करता है इसमें, और थोड़ा सा हमारा ज्योतिष का ज्ञान भी काम करता है। ठीक है, जैसे आप मेरे को आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर आप सीधे तरीके से बोलो बात समझ नहीं आती, पर अगर मैं एक्स इसमें जोड़ के बोलूँ तो एक डिसिप्लिन बन सकता है, एक ईगोलेसनेस आ सकती है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम, मैं इसके साथ बिल्कुल सही हूँ। तो क्या मेरा ये समझना ठीक है कि जो आप रेमेडी देते हो वो प्रॉब्लम को डायरेक्टली टैकल नहीं कर रही, वो एक उसके अराउंड स्ट्रक्चर बना रही है टैकल करने का? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी कहता है मेरी नौकरी नहीं लग रही, और आप कहते हो सुबह 5 बजे उठ के सूर्य को जल वो दो, तो उसका डिसिप्लिन बन रहा है, अब वो उससे धीमे धीमे नौकरी की तरफ मूव कर जाएगा, पर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, हम आपका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम आपकी लेजीनेस आपसे दूर कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो एम्बिशियस हैं बट लेजी हैं। ठीक है, ये बात देखिए, एक जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना वो साइकोलॉजिस्ट बन जाता है धीरे धीरे, क्योंकि इतने लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, माइंडसेट बन जाता है, मुझे पता है कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, सो ये रेमेडीज़ वैसे स्ट्रक्चर की जाती हैं, और कुछ रेमेडीज़ हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे मंत्र जाप, ठीक है, मंत्रा चैंटिंग, आपने देखा होगा कि शिव स्त्रोत पढ़िए,
हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है, या फिर राहु की शांति करवा लीजिए, सुना होगा आपने, शनि की शांति करवा लीजिए। अभी ये शांति क्या है, मंत्राज आर समथिंग लाइक, इसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं कि मेरे पापा हैं, पापा बेल्ट बजाते हैं रोज़, ठीक है, क्योंकि मैं पैसे चुराता था उनकी वॉलेट से, पकड़ लेते थे, मारते थे मुझे अच्छी आदत सिखाने के लिए, और उसके बाद से पापा स्ट्रिक्ट हो गए मेरे साथ, ठीक है। तो मैं पापा के सामने याचना, पापा बस करो यार, अब मत पीटो, ठीक है, अभी आगे से गलती नहीं होगी, ठीक है, अब आई एम रियली सॉरी, मैं अभी आप जो मैं पढ़ने को बोल रहे हो ना, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं 9 से 5 पढ़ूंगा, ठीक है, आप बस, ये क्या है, याचना है, ये प्रेयर है कि पापा जी माफ़ कर दो। इसी लेवल पे आप समझिए कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे पापा के पापा हैं, ठीक है, हम उनसे याचना कर रहे हैं कि अभी मैं ना व्रत रखूँगा, अभी मैं ना सिगरेट छोड़ दूंगा पीना, अभी मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा, और मैं वो इस टाइम पीरियड में नॉनवेज नहीं खाऊंगा, सात्विक रहूंगा, किसी तरह की किसी भी गलत आदत में नहीं पड़ूंगा। ये क्या है, आप याचना कर रहे हो और अपने आप को, इसे पश्चाताप आप कह सकते हो, वो कर रहे हो, इसका इफेक्ट पड़ता है। पर मतलब ऐसा तो नहीं है कि राहु बैठ के सबकी याचनाएं सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता? नॉर्थ इंडिया में तो नहीं है, बट साउथ इंडिया में एक प्रोसेस है जिससे कि आपने, जैसे आप मेरे घर आए ना, ठीक है, मैंने आपके सामने बहुत अच्छा खाना रखा, पर आपने खाया नहीं, ठीक है, तो खाना तो चला गया, ठीक है, वेस्ट होगा या कोई और खाएगा। ऐसे ही आप पूजा को समझिए कि आपने कोई शांति कराई है, देयर इज़ नो गारंटी कि वो डाइटी ने एक्सेप्ट की भी कि नहीं। नॉर्थ इंडिया में तो कमर्शलाइजेशन हो गया है, ठीक है, वो तो भाई 200 रुपये में भी बड़ी बड़ी पूजाएं करा दे रहे हैं, ठीक है, और कोई गारंटी नहीं बता रहा है कि यार पूजा एक्सेप्ट हुई भी कि नहीं। साउथ इंडिया में अभी भी ये चीज़ इतनी बची हुई है कि वहाँ पे एक प्रैक्टिस होती है, कौड़ियाँ फेंक कर, एक पूरा उनका सिस्टम होता है जिससे वो बताते हैं कि एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। पूजाएं काम करती हैं, वर्शिप काम करता है, हर इंसान को करना चाहिए अपने अपने लेवल में, अपने अपने रिलीजन का, ठीक है, ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं आपको। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, सपोज मैं एक याचना करता हूँ, मैं याचना करता हूँ कि अंश का काम जो है ना, मेरा कंपेटिटर है अंश, इसका काम खराब हो जाए, और अंश भी सेम याचना करता है कि प्रखर का काम खराब हो जाए। अब बेचारे राहु किसकी बात मानेंगे? उनके पास तो दो बिल्कुल ऑपोजिट याचना होगी ना। दूसरे के लिए नहीं करना ना। अच्छा, दूसरे के लिए नहीं, हमारा वो वाला काम नहीं है ज्योतिष में या फिर सनातन हिंदू धर्म में जी, कि वो नहीं लगा होता है डॉक्टर दौड़ कर आएगी तेरी बाहों में चिपट जाएगी, ठीक है, सौतन से छुटकारा पाए, ठीक है, ये वाली चीजें नहीं है, ठीक है। मैंने देखा है ये, हाँ, मैंने देखा है, वशीकरण से बचा है, वशीकरण से बचा है, ठीक है, काला जादू और ये सब वो सब, हाँ, ये ज्योतिष नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। वो अगर मेरे अंदर ये शक्ति होती या किसी एस्ट्रोलॉजर के अंदर ये शक्ति होती तो सोचिए वो दूसरों को करवा रहा होता। हाँ, सही बात है, ठीक है, हाँ? तो पहले खुद के लिए कितना किसको अट्रैक्ट करके ले आता। मैं तो यही कहता हूँ ना कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर की बात तब मानूंगा जब वो स्टॉक्स में करोड़ों रुपए कमा लेंगे, क्योंकि स्टॉक का तो काम ही प्रेडिक्शन का है, कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कल ये स्टॉक ऊपर जाएगा। आप स्टॉक मार्केट की कुंडली दे दो मुझे, स्टॉक मार्केट की, हाँ, उस स्टॉक की दे दो, उसमें जितने प्रमोटर्स हैं सबकी दे दो। इज इट पॉसिबल? देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व, ठीक है, तो ये आर्गूमेंट बेसलेस है। ये स्टॉक मार्केट में करोड़पति बन जाएगा, ठीक है, और क्या पता है स्टॉक मार्केट से वो कमा भी रहा हो। सही बात है, ठीक है, आपको क्यों बताएगा? नहीं, लेकिन मार्केट बीटिंग होती है। अगर मान लो जैसे वॉरेन बफे ने 14% को 22% बनाया तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। कोई भी आदमी बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज और पेशेंस। ओके, राइट। मुझे अगर एस्ट्रोलॉजी को स्टॉक मार्केट में डालना है तो मुझे उस बहुत सारी फैक्टर्स की उस स्टॉक में, जैसे मुझे आपकी कुंडली देखनी तो आपकी कुंडली होनी चाहिए ना जी बात। ऐसे क्रिकेट की लोग जाते क्रिकेट की प्रेडिक्शन करने लगते, 11 टीम इधर के 11 बच्चे उधर के, ठीक है, इनकी कुंडलियां, ठीक है, उसके बाद इतनी ऑडियंस उनको देख रही है, ठीक है, सो वहां पे पॉसिबल नहीं है तो क्यों माथा मार रहे हो, ठीक है, और क्यों ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप, ठीक है। आप आओ मेरे सामने, ठीक है, आप अपनी कुंडली लगाओ या किसी भी ज्योतिष के सामने जाइए, कुंडली दिखाइए, वो पास्ट बताएगा, नहीं बता पाए तो चले जाइए, ठीक है, अगर वो पास नहीं बता पा रहा चले जाइए। इससे अच्छा लिटमस टेस्ट और क्या हो सकता है? पर सर ये जो पास्ट वाली बात है ना, अब इसमें आप सोचो, एक मैं इंसान की वो लेता हूँ पोजीशन, ठीक है, आप मेरे को मेरा पास्ट थोड़ा बहुत बता सकते हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े बाबा भी हैं, और मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे कमरों में बैठ चुका हूँ पिछले 1-1.5-2 महीने में जहाँ पे बहुत बड़े बाबाओं ने मेरे को दूसरे बाबाओं के बारे में बताया जो और भी बड़े बाबा हैं। तू था उस कमरे मेरे साथ? हाँ, जहाँ पे हम ऐसी चीजें देख रहे हैं कि ये तो पास्ट, ये आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर बता देंगे। यस यस, यू आर वेरी राइट, ठीक है, मैं भी ऐसे बाबाओं के साथ बैठा हूँ, मैं वही बाबा हूँ जो दूसरे बाबाओं के बारे में बता रहा है, ठीक है, ओके, आज फिर उस कमरे में बैठे ठीक है, हाँ, ठीक है, यस, होता है, उनको कुंडली नहीं चाहिए आपकी, हाँ, दे जस्ट लुक एट यू और वो आपको बता देंगे कि क्या चल रहा है। स्पेसिफिक बात है किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर बता पाना। आप सोचो, अच्छा ठीक है, फिर क्या है, मेरे दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में भी और मेरे जानकार हैं दुनिया भर में जो जादूगर होते हैं, मैजिशियंस होते हैं, मेंटलिस्ट होते हैं, इल्यूशनिस्ट होते हैं, जो भरी सभा के सामने
वो सेम काम करते हैं पर बोल देते हैं कि भैया देखो ऐसा है, मेरे को एक्चुअली नहीं पता। अब एक आदमी ये सोचेगा कि साला मेरे अलावा सबको मेरा पास्ट पता है, मेरे को ही नहीं याद था कि मेरी 16 साल की उम्र में पैर में चोट लगी थी। और दूसरी बात, इसका फ्लिप साइड क्या है कि एट एनी गिवन टाइम एक आदमी एक इतनी जनरल स्टेटमेंट मेक कर सकता है जिसमें सब आदमी अपना घर ढूंढ सकते हैं। बारनम कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई तेरी लाइफ में बड़ी तकलीफ आएगी बट अरे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, आप पैसा बहुत कमाते पर बचता नहीं है, आप मेहनत बहुत करते हैं पर आपको श्रेय नहीं मिलता। ये बारमन इफेक्ट्स है, ये यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल थॉट्स है जो हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, ठीक है। तो इन बातों पे नहीं आना। ये तो अभी आप चलो अच्छा हुआ कि फेमस हो गया, लोगों के आ रहा है कि हाँ ऐसा भी होता है। स्पेसिफिक जाना है, ठीक है, स्पेसिफिक कि ये जैसे ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपके पैर में चोट लगी होगी। हाँ है, पर मेरे को लगता है कि जैसे कितनी 16 से 18 साल में आपने स्कूल चेंज किया होगा, ठीक है, पर बहुतों ने किया 11वीं 12वीं में, फेल हो गए होगे, काफी होते हैं 11वीं 12वीं में, होते ही है। मैं भी 11वीं मतलब 95 वाला भी फेल हुआ। काफी नहीं भी तो होते हैं ना, वो भी तो हैं कि मैं नहीं हुआ, आप नहीं हुए, ठीक है, ऐसे लोग भी। अभी मैं आपसे बोलता तो आपके लिए तो इररिलेवेंट हो जाता, ठीक है, तो उसके लिए हुआ। और ये तो 2-3 बातें मैंने बोली, ऐसी कई सारी बातें आप बोल सकते हो, ठीक है, कि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा आपके घर में जिसमें आप रहते हैं, ये हुई स्पेसिफिक। तो ऐसी स्पेसिफिक बातों में जाना है। बारमन इफेक्ट्स में वो अब सब समझ चुके हैं, आई गेस, उस पर इतना लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, दे नो। इवन जो यंगर जनरेशन है वो तो और अच्छे से जानती है, ठीक है, और वो इवन पूछती भी, वो बोल भी देती है कि ये तो क्या, ये तो सबके साथ होता है, ठीक है। अभी आप किसी फीमेल को बोल दो यू आर वेरी ओवर थिंकर, सब हाँ बोलेंगी, सबके सब हाँ बोलेंगे। पर आप ये बोल दो कि आपका भी अबॉर्शन हुआ है और आपकी मम्मी का भी अबॉर्शन हुआ है। कुंडली में अगर मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं कुंडली में क्लोज डिग्री में, फीमेल का भी अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, उसकी मदर का भी अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है। ये कैसा है? ये स्पेसिफिक है, काफी स्पेसिफिक है। यस। तो इस तरह से ज्योतिष यहाँ पे काम करता है और ये नॉलेज चाहिए हमें, और इसके लिए बहुत पापा बेलने पड़ते हैं, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और एक चीज़ और, एस्ट्रोलॉजी ना कभी हर किसी के पास नहीं जाती, वो अपने बंदों को चूज़ करती है कि यही मुझे सीखेगा। तो जो फेक वाले होते हैं ना वो हट जाते हैं, वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। जो लंबे टिके हैं ना उनको उस सब्जेक्ट ने चूज़ किया है। पर जो हट भी जाते होंगे वो काफ़ी नुकसान करके हटते होंगे यार, मतलब किया है मैंने, आप बताया ना कि मैंने आपको दिया एग्जांपल की तरह इसके सब्जेक्ट बना दिया इसको, कि ज्योतिष सुन के आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे ठगने वाला है, मतलब ये मेरा डर जायज़ है ना। ये आपका डर नहीं है, ये हर किसी का, और बहुत एक लंबी ऑडियंस है जिनका डर है। मैं क्यों बैठा हूँ इस पॉडकास्ट में, इस डर को, सच्चाई को समझाने के लिए, बताने के लिए कि मत डरो, ठीक है। आपको टीचर अच्छा नहीं मिला, बताने वाला अच्छा नहीं मिला, सब्जेक्ट प्यारा है, और सब्जेक्ट को अगर नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हो तो मत बोलो कुछ, ठीक है। सही बात। मेरे को लगता है देखो, अगर एज फार एज किसी को फ्यूचर के लिए रिलैक्स करना कहते तो हम धर्म की भाषा में भी यही है ना कि हरि आपके साथ है, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मैसेज फेथ का है, मैं साथ हूँ, जब तक आदमी रिलैक्स हो रहा है सुन के कि हाँ मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वक्त का अपना अप एंड डाउन होता है। जहां मैसेज फियर का है, जहां एंग्जाइटी हो जाती है, वहां मेरे को लगता है मामला खराब होना शुरू हो जाता है। और मैंने देखा है कई लोग, मैं एक कल परसों रिपोर्ट पढ़ रहा था, इस पॉडकास्ट के चक्कर में कोई और आए हुए थे गेस्ट, उन्होंने मेरे को दिखाई कि कब 2014-15 की बात बता रहे थे, 2014-15 में तमिलनाडु में इतना इंक्रीज था सी सेक्शंस में क्योंकि ज्योतिषों ने बोला कि बच्चे इस टाइम पैदा करो, तो जो पेरेंट्स हैं वो सी सेक्शन करा के उस टाइम बच्चों को निकलवा रहे हैं। ज्योतिषों ने नहीं बोला, हाँ, ये पेरेंट्स है जो ज्योतिषों से बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास खुद आता है और बहुत आता है, और मैं अगर 100% इसको मान लेते हैं तो 10% ही पैदा कर पाते हैं, 90 फेल भी हो जाते हैं सी सेक्शन करवाने में। यस, रीजन उसका पीछे मेरे पास आते हैं फ़ोन, पंडित जी हमारे डॉक्टर ने बोला कि 12 से 17 फरवरी के बीच में बच्चा करना है, आप बताइए ऐसा बच्चा पैदा हो, ऐसा बच्चा पैदा हो कि उसकी कुंडली भयंकर हो जाए, ठीक है, मतलब मोदी जी के बाद अगला वही आ जाए। ये हर पेरेंट्स की होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है, हर पेरेंट्स चाहता है उनका बच्चा शाइन करे। अभी मैं क्या, अभी ये बड़ा एक तो माथा पच्ची का काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि हर 2-2 घंटे में कुंडली बदल बदल के देखनी पड़ती है। कोई कुंडली परफेक्ट नहीं होती, हर कुंडली में नुकसान होता है क्योंकि इंसान ना अपनी एडवर्सिटी से बनता है, वो जो भी है आज, ठीक है, और वो बैड प्लेसमेंट ही उसको बनाएगी। पर इवन चलो आपने बोला मैं काम किया मैंने हफ्ते भर, मैंने आपको 3 चार्ट निकाल कर भेजे कि 13 फरवरी को छोड़ दीजिएगा, 14 फरवरी को इस टाइम पे आपका बेबी होना चाहिए। डॉक्टर आके बोला कि यार अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, 9 ही को पैदा करना पड़ेगा। कहानी खत्म ना। और ऐसा ही होता है, बार बार होता है। मैंने तो अपने देखा है कि पंडित जी आपने 14 बोला था पर डॉक्टर कह रहा है कि 11 को ही करना पड़ेगा। अब इस केस में बच्चे को जब आना है वो तभी आएगा, उसको जिस भाग्य के साथ आना, जिस प्रारब्ध को लेकर आना वो तभी आएगा। आप कुछ कितनी गणित लगा लो। पर एक बात बताओ, इस केस में सपोज 14 को मैं, आपने मेरे को बोला 14, मेरा 11 को निकल आया, अब मैं तो बहुत स्ट्रेस में हो गया ना कि यार इसकी तो कुंडली हिल गई बेचारी की, अब मैं क्या करूं। अब मतलब यहाँ से और डर पैदा नहीं हो गया ऑटोमेटिकली? नहीं, इसमें फिर अभी देखो ना, डरना है तो आप किसी चीज़ से डर सकते हो,
ठीक है। फियर ऑफ फ्यूचर इज़ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है, सबके साथ होता है। और यहाँ पर आपको समझना है कि अच्छा चलो कोई नहीं, 11 को आया ना, अब इसके पास क्या क्या एडवांटेज है। एवरी कुंडली हैज़ अ स्ट्रेंथ, एवरी कुंडली हैज़ अ वीकनेस। अब इस स्ट्रेंथ पे काम करो, वीकनेस को एरेडिकेट करो आप। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किस डिग्री तक इम्पैक्ट होता है। मतलब एक तो क्वेश्चन हो गया कि इम्पैक्ट होता है, मैं उस असम्पशन को ले सकता हूँ। मैं समझने के लिए, मेरे गुरु हैं, गुरु मतलब मैं उनकी टीचिंग में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। उन्होंने मेरे को कहा देखो प्रखर, एस्ट्रोलॉजी को ऐसे समझो कि भगवान ने आपके लिए एट बर्थ एक स्केल डिफाइन कर दिया कि आपको जी मेजर में गाना आपको बनाना है, जीना आपको है इसके साथ, पर मान लो ऐसे स्केल डिफाइन कर दिया कि इधर से स्टार्ट करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। मैं उस चीज़ के साथ रह सकता हूँ, मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, मैं इस असम्पशन को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इवन दो मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ पर्सनली। पर किस डिग्री तक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड व्यू से आपने अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट किया, आपके मन में कितनी ईर्ष्या, घृणा, जलन, डर, शर्म, भय, ये चीज़ें हैं, वैर, आपके मन में कितनी श्रद्धा, कितना झुकाव, कितना सबमिशन, ये मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपके एक्शन और थॉट्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए एज अपोज टू उस टाइम पे किस हिसाब से प्लैनेट्स लगे हुए थे। तो कितना इम्पैक्ट है एग्जैक्टली, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट? नेवर आस्क अ बार्बर डू आई नीड अ हेयर कट, ठीक है। हाँ। अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत सालों से हूँ, मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी, मैं पढ़ाता हूँ इस सब्जेक्ट को, मैं कहूँगा कि ईच एंड एवरी थिंग इज़ कंट्रोल्ड बाई प्लैनेट्स, ठीक है। चाहे वो आपके एक्शंस हो, चाहे वो आपके थॉट्स हों, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं ना अगर आप ईश्वर में नहीं मानते, ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करूँगा आपसे, ठीक है। मैं बस यही पूछूंगा कि जब बहुत परेशानी होगी तब तो नहीं कहोगे ना कि भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अगर आप कह रहे हो कि हाँ मैं नहीं कहूँगा, तो ठीक है, आप किसी चीज़ में तो विश्वास रख रहे हो, भले वो एथिज्म में ही है, विश्वास रखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। तो आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा हर एक्शन कंट्रोल होता है, आप क्या करोगे, हर थॉट भी कंट्रोल होता है। इवन आप किस फैमिली में जन्म लोगे, किस तरह के लोग मिलेंगे, ये भी कंट्रोल होता है, ठीक है। आपको एक पूरा बैकग्राउंड साइड, इवन आप अपनी फैमिली चूज़ ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं आप अपनी हाइट नहीं चूज़ करते, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके परे हैं, ठीक है। पर आप अपने पेट का अंदर बाहर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, सही कह रहे हो आप। तो ज्योतिष ऐसा ही है, ठीक है। उसने कई सारी चीज़ें पहले से सेट करके आपको यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है, और कुछ फ्री विल दे दी आपको कि खेलो। तो इस केस में अगर मेजॉरिटी चीज़ें अलाइंड है, और मैं आपकी बात समझ गया कि देश, दिशा, ये सब जो आप शुरू में बता रहे थे ना कि यूक्रेन और इंडिया में क्या डिफरेंस रहेगा, कि अमेरिका में कोई पैदा हुआ और इंडिया में कोई पैदा हुआ सेम डे सेम टाइम पे, उनकी सेम नहीं होगी। पर जो ट्विंस होते हैं वो तो सेम डे सेम टाइम पैदा हो रहे हैं, सेम फैमिली में सब कुछ, उनके तो कई बार जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके तो जेनेटिक स्ट्रक्चर्स भी बहुत सिमिलर होते हैं। यस। उनकी लाइफ तो बड़ी अलग जाती है। क्या ट्विंस एक साथ आते हैं धरती पे? 2-3-4 सेकंड का फर्क होता है, मिनट का। हाँ, मिनट का, ठीक है, 5 मिनट मान लेते हैं, कुंडली 8 सेकंड में बदल जाती है, ठीक है। और अभी मैं आपके आता हूँ, क्योंकि अभी आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हो ना, तो मैं आपको और इसको बेसिक से समझाता हूँ जी। आपको क्या लगता है कितने तरह के चार्ट होते हैं? मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एक तो कुंडली तो सुनी है ना आपने? जी, कुंडली सुना है, हाँ हाँ। तो कुंडली को D1 चार्ट बोला जाता है। D1। और ऐसे D9, D12, D24, D30, D60 चार्ट होते हैं, D100 भी होता है, मतलब 100 चार्ट, मैनी वेरियस चार्ट्स, ठीक है। आपकी ये जो लग्न कुंडली जिसे हमने D1 बोला, ये डैडी है, ये सब कुछ बता रहा है, ठीक है, पर बहुत स्पेसिफिक शायद नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है कि संतान से कष्ट होगा। अब क्या कष्ट होगा? लड़का नहीं हुआ इस चीज़ का कष्ट होगा, या फिर सेवा नहीं करेगा, बात नहीं मानेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, हाँ हाँ, ठीक है। कष्ट किस, या होगा ही नहीं, हाँ। संतान हुई नहीं, ये भी तो कष्ट है, ठीक बात। तो कष्ट किस चीज़ का है? ये तो एक वैसा हो गया ना कि बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट आपने बोल दिया, इसमें सब कुछ फिट हो जा रहा है, ठीक बात। तो ये जो स्पेसिफिक जाने वाली बात है, ये डिविजनल चार्ट्स करते हैं कि अगर हम D7 चार्ट पढ़ेंगे तो हम बता पाएंगे कि संतान आपकी पढ़ेगी नहीं, एजुकेशन में लापरवाही करेगी, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसके लिए डिविजनल चार्ट्स होते हैं। इन्हीं डिविजनल चार्ट्स में एक चार्ट है, उसको D60 बोलते हैं, उसे हिंदी में या संस्कृत में षष्टिमांश बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये चार्ट स्पेसिफिकली ट्विंस के लिए होता है कि अगर दो बच्चे बहुत कम टाइम पीरियड में एक ही फैमिली के अंदर पैदा हुए हैं तो हम उनका D60 चार्ट देखेंगे, जो 8 सेकंड 9 सेकंड में बदल जाता है। तो दो ट्विंस की कुंडली सेम नहीं होती है, उनकी कुंडली अलग होती है और इसीलिए लाइफ भी अलग होती है। 8 सेकंड में इतना फर्क पड़ जाता है, पर फिर किसी को अपना सेकंड तक का तो टाइम पता भी नहीं होता। मैंने कहा ना, ये उन्हीं के लिए जो दो ट्विंस हैं, हाँ, ठीक है, एक ही फैमिली में पैदा हुए हैं और कुछ मिनट के गैप में पैदा हुए हैं, ये चार्ट उनके लिए है। जैसे D7 सिर्फ आपकी संतान के लिए है। अब पंडित जी मेरी तो संतान है नहीं, अरे तो करो तब देखना आके, ठीक है।
पंडित जी कह रहे प्लीज हरी अप ब्रो। जो D9 चार्ट है वो मैरिज का है, हाँ। ठीक है, पर पंडित जी अभी तो मैं तेरा, अरे तो करोगे तब की बातें हो रही है ना, ठीक है, तो जब ट्विंस हो जाएंगे तब इधर आ जाना, नहीं है तब तक आप अपना लग्न चार्ट या D1 देखते रहिए। ठीक है। अच्छा, टाइम का ठीक होना जरूरी होता है जी। इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसे वो नहीं डिनर के टाइम पैदा हो गया, ठीक है, या दोपहर में पैदा हो गया, ये नहीं चलता। आपका टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, कई सारे लोगों पर नहीं होता है, ठीक है, मेजॉरिटी का नहीं होता होगा। और आपके अपनी ग्रैंडफादर या पेरेंट्स की जनरेशन में चले जाओ, उनको नहीं पता होगा। उनको सर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती। यस यस यस, वो सब में लिख देते हैं 1 जनवरी 1 जनवरी कर देते हैं। ठीक है? हाँ? हाँ हाँ, मेरे दादाजी का भी, उनके भी जब वोटर आईडी में यही लिखा था 1 जनवरी, ठीक है। मैं भी इमिग्रेशन पे था, कहाँ से आ रहा था मैं, श्रीलंका से। तो एक ना दादी माँ थी मेरे बगल में खड़ी हुई, उनसे पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहती सर मेरे को तो नहीं मालूम। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला इनके साथ कौन है, तो उनके बेटे थे वो आए, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कह रहा सर हमें तो नहीं मालूम, हमने तो 1 जनवरी लिखवा दी बस। यही रहता था पहले। हाँ, तो क्या होता है कि अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो कुंडली ठीक एक्यूरेट नहीं बन पाएगी, ठीक है। फिर इसके अलग, अच्छा ज्योतिष ना, आपको एक बात और बता दूं, इसमें ब्रांचेस बहुत हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के सिस्टर सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे कि एक केपी एस्ट्रोलॉजी है, वो एक कृष्णमूर्ति साहब थे, उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया। एक भृगु नंदी नाड़ी है, वो भृगु जी के कॉन्सेप्ट्स पे चलती है। फिर एक आपकी आती है कि मुंडन एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने बोला, वो यहाँ से निकल कर आती है। और फिर एक आती है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली इस फॉर कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो हम आपकी प्रश्न कुंडली बनाएंगे। प्रश्न कुंडली मतलब आप जहाँ से सवाल पूछ रहे हो, डेट क्या है, टाइम क्या है, उसी टाइम का डालकर एक कुंडली बनाएंगे, उससे एनालिसिस करेंगे और उससे आंसर देंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 100% तक बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है उसकी, ठीक है, प्रश्न कुंडली की। नहीं तो फिर पामिस्ट्री भी है, ठीक है, पामिस्ट्री से बताया जाएगा आपके बारे में। एक बहुत बड़ा मुद्दा मैंने देखा, एक्चुअली मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, आपने भी देखा होगा, काफ़ी वीडियोस बनी हैं, कुछ तो मेरे कॉलीग्स हैं, जैसे मोहक है या ओपन लेटर है, उन्होंने तो एज अ जनरल लॉजिकल क्रिटिसिज्म रखी है। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इन चीज़ों में एंगेज किया और फाइंड आउट किया कि यार ये तो बिल्कुल ही स्कैम हो गया हमारे साथ। बड़ी आपको पता होगा, आई एम श्योर, राइट। इस इंडस्ट्री में कोई बैरियर ऑफ एंट्री है नहीं, इसकी कोई स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन नहीं है। कल को कोई भी आके बोल दे जी मैं ज्योतिष हूँ, हैं, और फिर घुमा दे आपको। अब मतलब देखो, मैं एज अ कंज्यूमर बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की ब्रांड बड़ी खराब हो गई है इस चक्कर में। एटलीस्ट मैं डिजिटल वर्ल्ड में देखूंगा, इतना भी नेगेटिव नहीं हो रहा है। हाँ सही, ठीक है, इंप्रूव हो रही है। देखो मैं अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक शॉट्स, मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक आदमी इसको सेफली कैसे अप्रोच करे जब ये सिचुएशन है कि मेरे को कोई बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है, कोई एजुकेशन। ऐसे तो मैं किसी प्लम्बर को भी नहीं बुलाता जिसका लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। तो फिर आप इस बारे में कैसे सोचते हो? पहले मैं इसको एकदम बेसिक से लेकर चलूंगा। ज्योतिष, मैंने शुरुआत में बोला ना कि ज्योतिष में कुछ एक स्ट्रक्चर नहीं है कि इस इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए हो आपने 3 साल पढ़ाई करी और फिर आपने इतने चार्ट्स देखे या आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, ये आपके क्लाइंट्स हैं, और कुछ एक बॉडी है नहीं इसमें लेकर। तो क्या होता है ना कि हर कोई अपने स्टाइल से पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहा है, कोई बुक से पढ़ रहा है, कोई कोर्सेज से पढ़ रहा है, कोई किसी के घर में कोई है, तो हर कोई अपने अपने स्टाइल से पढ़ रहा है। इस वजह से होता क्या है कि जब आप अलग अलग लोगों के पास जाते हो ना, तो अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उसने राहु को इस स्टाइल में पढ़ा है, दूसरे वाले ने राहु शनि को इस स्टाइल में पढ़ा है, ठीक है, फिर बात घुमा फिरा के वहीं पर आ जाती है। अगर आपकी कुंडली देखी जा रही है तो आपके शब्द बोलने से पहले क्या आपके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, यही एक अच्छा क्राइटेरिया है और इस पर विश्वास रखना चाहिए। और जब तक सेटिस्फाई नहीं हो आगे नहीं प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। आपको नमस्कार करके नहीं सेटिस्फाई हो, जाओ, बिल्कुल जाओ, खुशी खुशी जाओ, किसी और से आप अपना कंसल्टेशन लें। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.